हम सबकी जिंदगी में कुछ नियम होते हैं, कुछ लिखे हुए और कुछ अनकहे। पर क्या होता है जब कोई उन अनकहे नियमों को तोड़ने की हिम्मत करता है? आज हम अरुंधति रॉय के मशहूर उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब नियम टूटते हैं तो उसकी असली कीमत कौन चुकाता है। और यही यही वो लाइन है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। वो अलिखित कानून जो तय करते हैं कि कौन किससे प्यार कर सकता है और किस हद तक। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब ये हदें पार होती हैं तो एक हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये नियम थे क्या, इतने ताकतवर कैसे थे और इन्हें तोड़ने की इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ी। चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत होती है आज के आइमेनम से, केरल का एक छोटा सा शहर। यहाँ इप्पे परिवार का घर है, लेकिन अब ये घर घर जैसा नहीं लगता। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक उदासी है, जैसे कोई राज है जो सालों से दफन है, पर उसकी मौजूदगी आज भी महसूस होती है। 23 साल, सोचिए, 23 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने ही साल बाद राहेल अपने जुड़वा भाई एस्था के पास आइमेनम लौटी है। जिस घर को वो छोड़कर गई थी वो भी बदल चुका है, और वो खुद भी। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है। राहेल की वापसी एक गहरी चुप्पी से टकराती है। उसका भाई एस्था अब बात नहीं करता, और ये कोई मामूली चुप्पी नहीं है। ये वो खामोशी है जो चीखती है, जो सालों के दर्द और सदमे की गवाही देती है। उन दोनों की दुनिया अब एक दूसरे में ही सिमट कर रह गई है। उनके इस रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। बचपन में एस्था और राहेल खुद को दो अलग इंसान नहीं मानते थे, वो एक थे। जब साथ होते तो खुद को मैं कहते, और अलग होने पर हम, मानो दो जिस्म एक जान। और यही जुड़ाव उनके साझे दर्द को समझने की सबसे बड़ी कड़ी है। चलिए, अब वक्त में पीछे चलते हैं, साल 1969 के उस दिसंबर महीने में, जब इस पूरी कहानी की बुनियाद रखी गई थी। एक ऐसा महीना जब आसमान तो नीला था, पर ईपे परिवार के ऊपर एक भयानक तूफान मंडरा रहा था। उस दिसंबर आइमेनम हाउस में कई किरदार मौजूद थे। सबसे पहले अम्मू, जुड़वा बच्चों की माँ, खूबसूरत और बागी। फिर थे उनके अंकल चागो, जो ऑक्सफोर्ड से लौटे थे और अचार की फैक्ट्री चलाते थे। उनकी अंधी दादी मम्माची, जो कम्माल का वायलिन बजाती थीं। और एक थी उनकी चालाक बुआ बेबी कोचम्मा, जो अपने एक अधूरे इश्क के साए में जी रही थी। और फिर घर में आती है उनकी इंग्लिश कजिन सोफी मोल, जिसके आने से सब कुछ बदल जाता है। इस कहानी में एक और किरदार है जो जिंदा तो नहीं पर हर जगह मौजूद है, पप्पाची का पतंगा। ये एक असली पतंगा था जिसकी खोज बच्चों के दादा पप्पाची ने की थी, लेकिन अफसोस उन्हें इसका क्रेडिट कभी नहीं मिला। पर असल में ये सिर्फ एक कीड़ा नहीं था, ये एक प्रतीक बन गया था। उस डर का, उस बेवजह के गुस्से का और उस अंधेरे का जो पप्पाची की शक्ल में उस परिवार की नसों में दौड़ रहा था। ये एक ऐसा साया था जो उस घर से कभी गया ही नहीं। और अब बात करते हैं कहानी के सबसे अहम पहलू की, प्रेम के नियम। ये वो नियम हैं जिन्होंने आइमेनम की दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, और जिन्हें तोड़ने का मतलब था तबाही। तो आखिर ये प्रेम के नियम थे क्या? देखिए, ये कोई लिखी हुई कानूनी किताब नहीं थी। ये समाज के वो अलिखित, अनकहे नियम थे जो तय करते थे कि कौन किससे प्यार कर सकता है और कितना। ये नियम जाति और वर्ग की मजबूत दीवारों से बने थे। इन दीवारों को लांघना सबसे बड़ा गुनाह था। और इस कहानी में सबसे बड़ा गुनाह यही होता है। एक माँ, अम्मू, एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठती है जिससे उसके बच्चे तो बहुत चाहते हैं, लेकिन समाज की नज़र में वो प्यार नाजायज है। उस आदमी का नाम था वेलुथा, एक हुनरमंद कारीगर, एक परावन, यानी समाज की नज़रों में एक अछूत। और वही था छोटी चीज़ों का देवता। वो छोटी चीज़ों का देवता क्यों था? क्योंकि वो समाज के बनाए बड़े बड़े नियमों से परे था। वो बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेता था। और फिर वो रात आती है, वो एक रात जो सब कुछ बदल देती है। एक ऐसी त्रासदी की रात जब प्रेम के नियम, बचपन की मासूमियत और एक परिवार का भविष्य सब एक साथ टूटकर बिखर जाता है। सब कुछ शुरू होता है अम्मू के एक पल के गुस्से से। वो हताशा में अपने बच्चों को गले में बंधा पत्थर कह देती है।
बच्चों का दिल टूट जाता है और वो घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। वो अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी पार करने निकलते हैं, लेकिन उनकी कजिन सोफी मोल उनके साथ जाने की जिद पकड़ लेती है। रात का घना अंधेरा, उफनती हुई नदी और बच्चों की एक छोटी सी नाव। और फिर नाव पलट गई। उस अंधेरे ठंडे पानी में सोफी मोल डूब गई। एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। सोफी मोल की मौत एक हादसा थी, हाँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हादसा नहीं था, वो था धोखा, डर और विश्वासघात। उस एक हादसे ने परिवार के हर सदस्य के अंदर का सच बाहर ला दिया। परिवार की झूठी इज्जत बचाने के लिए बेबी कोचम्मा एक बहुत घिनौना खेल खेलती है। वो 7 साल के एस्था और राहेल को डराती है और उनसे एक वादा करती है कि अगर वो पुलिस को वेलुथा का नाम लेंगे तो उनकी माँ बच जाएगी। सोचिए उन बच्चों के सामने कैसी भयानक मजबूरी रख दी गई। और उस एक झूठ की कीमत, एक बेगुनाह इंसान की जान जिसे पुलिस बेरहमी से मार देती है, एक माँ का अकेलापन जिसे घर से निकाल दिया जाता है और वो तड़प कर मर जाती है, और 2 जुड़वा बच्चों का बचपन जो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तो अब कहानी हमें वापस आज में ले आती है, 23 साल बाद उसी घर में। और अब हम समझ सकते हैं कि इस किताब का नाम छोटी चीजों का देवता क्यों है और उस एक रात का असर आज भी क्यों जिंदा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये टाइटल वेलुथा के लिए है। वो इंसान जो जाति, धर्म और इतिहास की बड़ी दुनिया से बाहर था, जिसने कभी बड़ी चीज़ों की परवाह नहीं की, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में जिंदगी की खूबसूरती ढूंढ ली। वो जो बच्चों के लिए कागज़ की नाव में पूरी दुनिया बसा देता था। 23 साल बाद जब एस्था और राहेल फिर मिलते हैं तो उनके बीच बातें नहीं होती, सिर्फ खामोशी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें उनका पूरा अतीत, उनका साझा दर्द और वो समझ है जिसे कोई और नहीं जान सकता। वो एक ऐसे इतिहास से बंधे हैं जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं सकते। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इतिहास किसी कहानी को तोड़कर बिखेर देता है तो उसके टुकड़े समेटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उन बच्चों की जो उस वक्त इतने छोटे थे कि कुछ समझ ही नहीं पाए, या उस समाज की जिसने ये बेरहम नियम बनाए ही क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलता।